दक्षिण अफ्रीका में इस बार का G20 सम्मेलन एक अलग ही माहौल में शुरू हुआ। हम आपको बता दें, जोहानिसबर्ग में 3 दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन 21 नवंबर से शुरू हुआ और शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने यह साफ कहा है कि उनका देश G20 की प्रतिष्ठा और उसकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की आवाज को पूरा महत्व दिया जाएगा और अफ्रीका देशों की जरूरतों को एजेंडों में शामिल किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से एक दिन पहले ही जोहानिसबर्ग पहुंच गए थे और पहुंचते ही उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह सम्मेलन दुनिया के सामने खड़े बड़े मुद्दों पर उपयोगी चर्चा और समाधान लेकर जरूर आएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 6 बड़े प्रस्ताव लेकर G20 में पहुंचे। उनका पहला प्रस्ताव दुनिया में बढ़ रही ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के रिश्तों को खत्म करने के लिए एक संयुक्त वैश्विक पहल शुरू करने का था। उन्होंने कहा है कि नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई और उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने में लगातार किया जा रहा है, इसीलिए इस पर मिलकर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। दूसरा प्रस्ताव एक ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम बनाने का था, जिसमें डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ्स को शामिल किया जाएगा और किसी भी महामारी या स्वास्थ्य आपातकाल के समय उन्हें तुरंत भेजा जा सकेगा। हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के अनुभव को देखकर यह कदम और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरा प्रस्ताव अफ्रीका को ध्यान में रखते हुए मोदी के द्वारा रखा गया, जिसमें अफ्रीका के युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर देने की बात कही गई थी। चौथे प्रस्ताव में भारत ने यह सुझाव दिया है कि दुनिया भर के पारंपरिक ज्ञान जैसे घरेलू दवाइयां, पुराने इलाज के तरीके और देसी उपचार को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा ग्लोबल डेटाबेस बनाया जाए, ताकि इसे विज्ञान और आधुनिक शोध के साथ जोड़ा जा सके। पांचवा प्रस्ताव देशों के बीच सैटेलाइट डेटा साझा करने का था, ताकि मौसम, खेती, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं में सभी देशों को बेहतर सहायता मिल सके। छठा और अंतिम प्रस्ताव दुनिया में तेजी से बढ़ती क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिया गया। हम आपको बता दें, आज दुनिया बैटरी, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हरी ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी पर निर्भर होती जा रही है और इन सबके लिए खास खनिजों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन खनिजों का सही उपयोग, रिसाइकलिंग और न्याय संगत वितरण बहुत ही जरूरी है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि पहले ही दिन नेताओं ने घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी, लेकिन यह मंजूरी कई विवादों के बीच हुई है। घोषणा पत्र का मसौदा अमेरिका की भागीदारी के बिना तैयार किया गया था, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका की बातों को नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। इस विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण अफ्रीका सफेद अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इससे पहले G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार किया था और कहा था कि G20 अब केवल विविधता, समानता और जलवायु जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो गया है, जिस पर वह अमेरिकी करदाताओं का पैसा खर्च नहीं करना चाहते। हम आपको बता दें, घोषणा पत्र में इस बार क्रिटिकल मिनरल्स पर काफी जोर दिया गया। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, नई तकनीकें आ रही हैं और हर देश हरी ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से इन महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जिन देशों में ये खनिज पाए जाते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में, वे अभी इसका पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। कई देशों में निवेश की कमी है, प्रोसेसिंग तकनीक का अभाव है और सामाजिक चुनौतियां भी कहीं ज्यादा है। हम आपको बता दें, G20 का एक नया फ्रेमवर्क इन देशों को न्यायपूर्वक लाभ देने और उसकी एकदम मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें, इस बार G20 की बैठक उसी दिन हुई जिस दिन COP30 का जलवायु सम्मेलन खत्म हुआ, इसीलिए जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस पर भी खूब चर्चा हुई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अब केवल बिलियन डॉलर नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर की जरूरत लगने वाली है। अफ्रीका में ऊर्जा की कमी को देखते हुए ग्रीन एनर्जी में ज्यादा निवेश करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही बाढ़, भारी बारिश, सूखा जैसे आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर चेतावनी प्रणाली यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम,
बनाने की भी संकल्प लिया गया है, ताकि खतरे में पड़े लोगों को पहले ही सूचना मिल सके। घोषणा पत्र के 30 पन्नों में यूक्रेन का जिक्र तो सिर्फ एक बार आया, लेकिन सम्मेलन की बाहरी बैठकों में यह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पश्चिमी देशों के नेता लगातार यूक्रेन युद्ध पर बात करते रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। इस बीच एक और विवाद तब सामने आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 28 बिंदुओं वाली कथित शांति योजना लीक हो गई। इसके बाद यूरोपीय नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि यह मसौदा अभी अधूरा है और इस पर और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और अमेरिका के साथ मिलकर एक बेहतर समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। घोषणा पत्र में यूक्रेन के साथ साथ सूडान, कांगो और फिलिस्तीन क्षेत्र में शांति की जरूरत का भी जिक्र लगातार किया गया है और दुनिया को मिलकर इन क्षेत्रों में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के लिए काम करना होगा। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है। सवाल यह है कि G20 समिट होता है, ट्रंप का 28 बिंदुओं वाला जो पॉइंट्स होता है वो लीक हो जाता है, यूक्रेन का एक बार केवल जिक्र होता है पूरे के पूरे समिट में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 6 बिंदुओं पर वहां पर चर्चा की उसे तुरंत पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। और इसके तुरंत बाद ही आपने एक चीज नोटिस किया होगा, एक चीज गौर किया होगा कि जिस तरीके से भारत आज खड़ा है सभी मंचों पर, क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रियाएं हैं और यूएसए क्यों बहिष्कार कर रहा था इस G20 समिट का? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।